हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 में मैराथन क्लास में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को अच्छे से कवर करेंगे। सीआरपीसी का रैपिड फास्ट रिवीजन करेंगे। अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इस सब्जेक्ट का वेटेज आपके एग्जाम में 10 नंबर का होगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कब लागू हुई? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 लागू हुई थी 1 अप्रैल 1974 से। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि पारित कब हुई थी तो पारित हुई थी 25 जनवरी 1974 को, यानी कि राष्ट्रपति की सहमति मिल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की प्रस्तावना में किस बात का उल्लेख है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की प्रस्तावना में ये साफ बात लिखी गई है कि सीआरपीसी आपराधिक मामलों की प्रक्रिया का निर्धारण करेगी। और एक बात बता दूं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा कि मैंने जितने भी सब्जेक्ट क्लियर करवाए हैं मैंने सबकी पीडीएफ प्रोवाइड करवाई है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। अगर आपको नहीं मिली है तो आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है। मैंने मैसेजेज में जो कमेंट बॉक्स में आते हैं लिंक प्रोवाइड की है, उस लिंक से स्टूडेंट जुड़े भी है टेलीग्राम चैनल से। जो जुड़े हैं उनको मैंने 1000 क्वेश्चंस की ई बुक भी प्रोवाइड करवाई है, यानी कि जो हिंदी मीडियम के हैं और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही मैंने प्रोवाइड करवाई है। दोनों ही मीडियम के छात्रों को मैंने प्रोवाइड करवाई है। और मुझसे जितना होता है मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाता हूँ। आप कहते हो सर नहीं मिली, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ही नहीं करते हो। आप ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको सभी पीडीएफ मिल जाएगी, साथ में स्टडी मटेरियल भी मिलेगा और 1000 क्वेश्चंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की ई बुक भी आपको मिल जाएगी वहाँ से। नेक्स्ट, अगर इन सवालों की पीडीएफ चाहिए मैराथन क्लास की, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का विस्तार कहाँ तक है? तो दंड प्रक्रिया संहिता जब पारित हुई थी, लागू हुई थी 1 अप्रैल 1974 को, तब ये संपूर्ण भारत में सिवाय जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर लागू होती थी। लेकिन जब से भारत में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू हुआ है, उसके बाद में भारत के सभी अधिनियम जम्मू कश्मीर पर भी लागू होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दंड प्रक्रिया संहिता 1974 की धारा 1 क्या बताती है? किसी भी कानून की धारा 1 बताती है शॉर्ट टाइटल यानी कि संक्षिप्त नाम, एक्सटेंड यानी कि विस्तार, इन्फोर्समेंट डेट यानी कि प्रारंभ की तिथि। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सीआरपीसी की धारा 2H में अन्वेषण की परिभाषा क्या है? इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है साक्ष्यों को एकत्रित करना, घटना स्थल का निरीक्षण करना और गवाहों से पूछताछ करना। तो ये पुलिस अधिकारी करता है। जब भी कभी अपराध होता है तो पुलिस अधिकारी अनुसंधान करता है। अगर संज्ञेय मामला है तो मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना ही कर सकता है, और अगर गैर संज्ञेय मामला है तब मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के साथ में अनुसंधान किया जाएगा। तो ऑप्शन है पुलिस अधिकारी द्वारा अपराध के साक्ष्य की जांच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, संज्ञेय अपराध की परिभाषा किस धारा में दी गई है? कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि वो अपराध जो गंभीर प्रकृति के होते हैं, जिनमें पुलिस अधिकारी के पास में पावर होता है कि वो बिना मैजिस्ट्रेट के आदेश के ही अनुसंधान यानी कि इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर सकते हैं और ज़रूरत पड़े तो गिरफ्तारी भी कर सकते हैं बिना वारंट के। और इन्हें परिभाषित किया गया है धारा 2C में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जहाँ लगेगा मैं सवालों को एक्सप्लेन करता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 7, मैजिस्ट्रेट की श्रेणियों का उल्लेख सीआरपीसी की किस धारा में है? तो मैं आपको बता दूँ, धारा 6 में मैजिस्ट्रेट की श्रेणियों का उल्लेख किया गया है। अब मैजिस्ट्रेट की श्रेणियाँ क्या हो सकती है मैं आपको बताता हूँ। एक होती है सीजेएम यानी कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूसरा होता है एसीजेएम एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। फिर आते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इसमें भी 2 क्लास है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास। इस तरह से श्रेणियों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सीआरपीसी में पुलिस रिपोर्ट की परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो धारा 2R में दी गई है। अब पुलिस रिपोर्ट क्या होती है? अनुसंधान जब भी पूरा होगा तो अनुसंधान पूरा होने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपनी रिपोर्ट को मैजिस्ट्रेट के समक्ष
दाखिल करेगा यानी कि भेजेगा। तो इसे ही पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। पुलिस रिपोर्ट को आम भाषा में चार्जशीट या चालान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सीआरपीसी के तहत शिकायत की परिभाषा कौन सी धारा में दी गई है? कंप्लेन। कंप्लेन की परिभाषा दी गई है धारा 2D में। अब कंप्लेन क्या होती है? कंप्लेन मजिस्ट्रेट के समक्ष किए गए मौखिक या लिखित दोषारोपण को कंप्लेन कहते हैं। क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके साथ में एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको ये समझाता हूँ कि अगर आपके साथ में कोई अपराध होता है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इन्फॉर्मेशन देने के लिए नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर के पास में पुलिस स्टेशन में जाओगे। पुलिस ऑफिसर को सारी बात बताओगे। अगर पुलिस अधिकारी को लगता है कि आपका अपराध संज्ञेय होना पाया जाता है तो वो आपकी एफआईआर को दर्ज करेगा धारा 154 में और अनुसंधान प्रारंभ कर देगा। अब अगर पुलिस अधिकारी को लगता है कि आपके साथ में हुआ अपराध गैर संज्ञेय है तो वो आपकी एफआईआर को दर्ज करेगा धारा 155 में। कभी कभार क्या होता है कि पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करता ही नहीं है, करने से मना कर देता है। तब आपके पास में एक अधिकार है, एक ऑप्शन है कि आप सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास में जा सकते हो व्यक्तिगत तौर पर, या तो फिर लिखित में बाई पोस्ट एफआईआर को भेज सकते हो। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भी अगर एफआईआर पर ध्यान नहीं देता है तो फिर आप धारा 156(3) में न्यायालय में परिवाद लेकर के मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश हो सकते हो। तो इस प्रकार 2 प्रकार के मामले बने हैं। अगर एफआईआर दर्ज हो गई तो पुलिस केस बनेगा, एफआईआर दर्ज नहीं हुई और आप कोर्ट में चले गए तो फिर कंप्लेन केस बनेगा। तो यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, दंड न्यायालयों की शक्ति से संबंधित प्रावधान सीआरपीसी की किस धारा में है? तो मैं आपको बता दूं कि दंड न्यायालय कितने प्रकार के होते हैं। सबसे ऊपर की अदालत होती है उच्च न्यायालय। हायरार्की में मैं आपको बता देता हूँ। उच्च न्यायालय हाईकोर्ट। हाईकोर्ट को विधि द्वारा प्रावधानित कोई भी दंडादेश पारित करने का अधिकार होता है। उसके बाद आते हैं जिला सत्र न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट। यहाँ पर 3 तरह के जज बैठते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, दूसरा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज और तीसरा असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सेशन जज। अब पहला सत्र न्यायाधीश जो कि विधि द्वारा प्रावधानित, सत्र न्यायाधीश और अपर सत्र न्यायाधीश ये दोनों ही विधि द्वारा प्रावधानित कोई भी दंडादेश पारित कर सकते हैं। मृत्यु दंडादेश भी पारित कर सकते हैं और लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास भी दे सकते हैं। यदि ये ऐसा आदेश पारित करते हैं, दंडादेश देते हैं, तो ये पुष्टिकरण करेंगे हाई कोर्ट से धारा 366 में। और असिस्टेंट यानी कि सहायक सत्र न्यायाधीश 10 वर्ष तक के कारावास का दंडादेश दे सकता है। उसके बाद में आते हैं मैजिस्ट्रेट के कोर्ट। मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में सबसे पहला कोर्ट आता है सीजेएम का, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। 7 वर्ष तक की अवधि का दंडादेश दे सकता है, जुर्माना कितना भी लगा सकता है लेकिन मनमाना नहीं होगा। उसके बाद आता है एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एसीजेएम की कोर्ट। 7 साल तक के दंडादेश दे सकता है, जुर्माना भी लगा सकता है लेकिन मनमाना नहीं लगाएगा। उसके बाद आता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। 3 साल तक का दंडादेश पारित कर सकता है और जुर्माना 10,000 रुपये तक का लगा सकता है। उसके बाद जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। सेकंड क्लास 1 साल तक का कारावास का दंडादेश पारित कर सकता है और जुर्माना 5,000 रुपये लगा सकता है। तो ये थे दंड न्यायालय। दंड न्यायालयों के साथ में एक अलग से प्रोविज़न रखा है सीआरपीसी में एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट का, जिसमें डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसडीएम यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी आते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है दंड न्यायालयों की शक्ति से संबंधित प्रावधान धारा 26 में दे रखा है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सत्र न्यायालय का गठन किस धारा के तहत किया जाता है? सत्र न्यायालय का गठन धारा 9 के तहत किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम का कार्यालय किस धारा में प्रावधानित है? धारा 12 में प्रावधानित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इन सवालों से आपका सीआरपीसी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कार्यकारी यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ और कर्तव्य का उल्लेख किस धारा में है? धारा 20 में दे रखा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14,
गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधान सीआरपीसी के किस अध्याय में है? तो गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधान सीआरपीसी के अध्याय 5 में दे रखे हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। सीआरपीसी की कौन सी धारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की सामान्य प्रक्रिया बताती है? तो प्रक्रिया का निर्धारण बताती है धारा 46। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आपको बेरक लेके ये वीडियो देखना है साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। गिरफ्तारी के समय आरोपी को किस धारा के तहत उसकी गिरफ्तारी का कारण बताना अनिवार्य है? धारा 50 में उसके गिरफ्तारी का कारण भी बताया जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। सीआरपीसी की कौन सी धारा बिना वारंट गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधिकारी को अधिकार देती है? तो बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है। ऑप्शन है धारा 41 में। धारा 41 में पुलिस अधिकारी के पास में है अधिकार है कि वो बिना वारंट के ही गिरफ्तारी कर सकता है। कुल 9 कैटेगरी दे रखी है। उसमें एक कैटेगरी है कि यदि पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई संज्ञेय अपराध कारित होता है तो वहाँ पर भी पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति के पास में गृह भेदन के उपकरण है तो वहाँ पर भी उस व्यक्ति का बिना वारंट की गिरफ्तारी हो सकती है। और तीसरा, यदि कोई व्यक्ति इनामी अपराधी है, स्टेट ऑफेंडर है, तो उसकी भी गिरफ्तारी बिना वारंट के होगी। चौथा, यदि किसी व्यक्ति के कब्जे में चुराई गई संपत्ति पाई जाती है तो उसकी भी गिरफ्तारी बिना वारंट से होगी। नंबर 5, यदि कोई व्यक्ति संघ के सशस्त्र बलों से भाग जाता है तो उसकी भी गिरफ्तारी बिना वारंट के होगी। नंबर 6, यदि कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी से भाग रहा है या पुलिस की अभिरक्षा से भाग रहा है, फरार हो गया है, तो उसकी भी गिरफ्तारी विदाउट वारंट होगी। इस प्रकार कुल 9 कैटेगरी बताई गई हैं। इस पर एक केस भी है, लक्ष्मी नारायण बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 2008 सुप्रीम कोर्ट। इसमें कुल 9 कैटेगरी सुप्रीम कोर्ट ने बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। धारा 41A का प्रावधान क्या है? 41A में संज्ञेय अपराध बनता है और पुलिस को लगता है कि गिरफ्तारी वारंट के बिना नहीं की जा सकती, तब पुलिस अधिकारी अभियुक्त को, अक्यूज को वारंट के साथ बिना वारंट की गिरफ्तारी तो नहीं करेगा, लेकिन उसे नोटिस जरूर जारी करेगा। तो नोटिस जारी करने की प्रक्रिया का जो प्रावधान है वो धारा 41A में दे रखा है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं सवालों को एक्सप्लेन करता रहूँगा। गिरफ्तारी के दौरान महिला की सुरक्षा के लिए कौन सी धारा लागू होती है? धारा 46 सबसेक्शन 4। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अब कभी भी महिला की गिरफ्तारी के लिए महिला अधिकारी ही सशक्त हैं, यानी कि महिला की गिरफ्तारी महिला अधिकारी के द्वारा ही की जाएगी और अपवादित परिस्थितियों को छोड़ करके सूर्यास्त के बाद किसी भी महिला की गिरफ्तारी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की अधिकतम अवधि क्या है? तो 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना ही पड़ेगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। सीआरपीसी के तहत गिरफ्तारी के समय तलाशी लेने का प्रावधान किस धारा में है? तो तलाशी लेने का प्रावधान धारा 51 में है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। तलाशी ली जाएगी जब तलाशी में कुछ सामान पाया जाता है तो उसकी एक लिस्ट भी बनाई जाएगी। गिरफ्तारी के समय अभियुक्त को उसके अधिकारों के बारे में सूचना देने का प्रावधान किस धारा में है? धारा 50 में ऐसा प्रावधान है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने अधिवक्ता से मिलने से संबंधित सीआरपीसी की कौन सी धारा लागू होती है? तो गिरफ्तार व्यक्ति का अधिकार है वो अपनी पसंद के अधिवक्ता से बात कर सकता है। तो ये धारा 41D में दे रखा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत जमानत के लिए आवेदन का अधिकार किस धारा में दिया गया है? तो तुरंत गिरफ्तारी का अधिकार दिया गया है, जमानत का अधिकार दिया गया है धारा 50 सबसेक्शन 2 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25।
गिरफ्तार व्यक्ति को चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजने का प्रावधान सीआरपीसी की किस धारा में है? सीआरपीसी की धारा 53 में दे रखा है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। धारा 53 ये कहती है कि गिरफ्तार व्यक्ति का चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, सीआरपीसी में सम्मन और वारंट की प्रक्रिया किस अध्याय में दी गई है? सम्मन और वारंट न्यायालय की आदेशिकाएं होती हैं और ये धारा 6 में दे रखी, अध्याय 6 में, चैप्टर 6 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, सम्मन जारी करने का प्रावधान सीआरपीसी की किस धारा में है? सम्मन जारी किया जाएगा धारा 61 में। ऑप्शन है, जब मामले या अपराध सामान्य प्रकृति का है तो अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उसे सम्मन जारी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, सम्मन को तामील करने का प्रावधान सीआरपीसी की किस धारा में है? सम्मन तामील के लिए धारा 62, धारा 63, धारा 64 तीनों ही प्रावधान करती है। तो ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सम्मन तामील करने के लिए यदि अभियुक्त उपलब्ध न हो तो सम्मन किसे दिया जा सकता है? अभियुक्त के परिवार के किसी भी सदस्य को, फैमिली मेम्बर के किसी भी सदस्य को दिया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, सीआरपीसी में वारंट जारी करने का प्रावधान किस धारा में है? तो वारंट जारी किया जाएगा धारा 70 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, सीआरपीसी के अनुसार वारंट किन रूपों में जारी किया जा सकता है? वारंट बेलेबल भी हो सकता है, नॉन बेलेबल दोनों ही हो सकता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, वारंट को तामील करने की प्रक्रिया सीआरपीसी की किस धारा में वर्णित है? तो वारंट को तामील करने के लिए धारा 72 यानी कि 72 में दी गई है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, किस धारा के तहत मजिस्ट्रेट को एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने का अधिकार है? तो अब यह मजिस्ट्रेट को एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने का अधिकार पड़ ही क्यों रहा है? जब कभी भी कोई अपराध होता है तो अपराध की इन्फॉर्मेशन देने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस अधिकारी अगर एफआईआर को नहीं दर्ज करते हैं तो हम जाते हैं सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास में। अगर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी एफआईआर दर्ज नहीं करती है तब हमारे पास ये अधिकार है कि हम जाएंगे मजिस्ट्रेट के पास में एज ए कंप्लेन लेकर के, परिवाद लेकर के, और फिर उस परिवाद को लेकर के जाएंगे धारा 156(3) में। और 156(3) में या तो मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है एफआईआर को दर्ज करने का और या तो फिर सीधी कार्रवाई कर सकता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा 156(3). नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, धारा 164 सीआरपीसी किससे संबंधित है? धारा 164 में क्या होता है? कन्फेशन होता है, मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान होते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें इकबालिया बयान, जिसे कन्फेशन कहेंगे, हिंदी में संस्वीकृति भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार प्रदान करती है? धारा 41 पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, धारा 125 सीआरपीसी किससे संबंधित है? धारा 125 सीआरपीसी भरण पोषण से संबंधित है। भरण पोषण पत्नी ले सकती है, बच्चे भी ले सकते हैं। अगर लड़के हैं तो जब तक वो वयस्क नहीं हो जाते हैं अपने पिता से मेंटेनेंस ले सकते हैं। लड़की है तो जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता अपने पिता से मेंटेनेंस ले सकती है, और माता पिता तो ले ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, धारा 482 सीआरपीसी का उद्देश्य क्या है? धारा 482 मैं आपको बता देता हूँ। धारा 482 न्यायालय की अंतर्निहित यानी कि इनहेरेंट पावर को बताती है। और इनहेरेंट पावर कहाँ पढ़ा था? सीपीसी में पढ़ा था। सीपीसी 1908 में धारा 151 में न्यायालय के पास में अंतर्निहित शक्तियाँ होती हैं, इनहेरेंट पावर होता है। लेकिन सीआरपीसी में धारा 482 में अंतर्निहित शक्तियाँ होती हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, सत्र न्यायालय में सुनवाई प्रारंभ करने के लिए किस धारा के तहत आरोप तय किए जाते हैं? जब भी कभी ट्रायल बाई कोर्ट ऑफ सेशन होगा, सत्र न्यायालय में सुनवाई प्रारंभ होगी, तो धारा 228 में चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे। चार्जेस फ्रेम करने की स्टेज कब आती है? जब अपराध होता है, एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज होने के बाद अनुसंधान प्रारंभ होता है। अनुसंधान प्रारंभ
होने के बाद 60 या 90 दिनों के भीतर न्यायालय में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को चार्जशीट पेश करनी होती है। जब चार्जशीट न्यायालय के समक्ष आती है तो न्यायालय अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है और देखता है कि क्या अपराध बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर अपराध बन रहा है, नहीं बनता है, तो कार्रवाई को ड्रॉप कर देगा। और अगर न्यायालय को लगता है कि नहीं, अपराध तो बन रहा है, तो न्यायालय करेगा चार्जेस फ्रेम। अभियुक्त की उपस्थिति में चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे और अभियुक्त को यह बताया जाएगा कि हम आपको इन्हीं धाराओं में चार्जेस फ्रेम कर रहे हैं, आपके ऊपर चार्ज फ्रेम कर रहे हैं। इससे अभियुक्त को क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि अभियुक्त को पता चल जाएगा कि मुझे किन धाराओं में बचाव या डिफेंस करना है। तो धारा 228 आरोप तय किए जाएंगे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, अध्याय 12 सीआरपीसी किस विषय से संबंधित है? अध्याय 12 में साफ तौर पर लिखा गया है कि संज्ञेय मामलों में इतिला। मैं आपको सीधा ही बता देता हूँ, ऑप्शन में भले ही ना हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। संज्ञेय मामलों में इतिला, एफआईआर शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है सीआरपीसी में और ना ही बीएनएसएस में, जो कि नया आपराधिक कानून है जिसने सीआरपीसी की जगह ली है, रिप्लेस किया है। उसमें भी एफआईआर को डिफाइन नहीं किया है। अब मैं आपको बताता हूँ, सीआरपीसी पर अगर आपकी कमांड अच्छी है तो बीएनएसएस पर तो हो ही जाएगी, क्योंकि ज़्यादा कुछ भी मेजर चेंज नहीं हुआ है, धाराओं को क्रम बदला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, पुलिस द्वारा संज्ञेय अपराध की सूचना दर्ज करने का प्रावधान किस धारा में? संज्ञेय मामलों में अपराध की सूचना दर्ज करेगा पुलिस अधिकारी धारा 156 में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, गैर संज्ञेय अपराध की सूचना का प्रावधान सीआरपीसी की किस धारा में? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो धारा 155। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, पुलिस अधिकारी की जांच करने की शक्ति किस धारा के तहत दी गई है? तो पुलिस अधिकारी जांच कर सकता है धारा 156 में, पावर दे रखा है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, धारा 157 सीआरपीसी किससे संबंधित है? धारा 157 सीआरपीसी में क्या होता है? पुलिस अधिकारी संज्ञेय मामलों में अपराध की सूचना मजिस्ट्रेट को भेजता है, तो सेंडिंग रिपोर्ट टू मजिस्ट्रेट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, यदि पुलिस को संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होती है तो सीआरपीसी की किस धारा के तहत मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी जाएगी? धारा 157 में भेजी जाएगी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, गैर संज्ञेय अपराध में पुलिस मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना क्या कर सकती है? गैर संज्ञेय अपराध में पुलिस मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं कर सकती। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस अधिकारी के पास में तो पावर ही नहीं है, क्योंकि जब तक मजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं मिल जाता तब तक पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, धारा 154 सीआरपीसी के तहत दर्ज की गई सूचना किस रूप में होती है? लिखित में होती है, पढ़ी गई होती है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, धारा 160 सीआरपीसी के तहत किसे गवाही के लिए बुलाया जा सकता है? गवाही के लिए मैं आपको बता दूं, महिलाओं को नहीं बुलाया जाएगा, 15 साल से कम के बालक हैं उनको नहीं बुलाया जाएगा, और अगर वे व्यक्ति जिनकी उम्र 65 वर्ष से ऊपर हैं तो उनको भी नहीं बुलाया जाएगा। उनके बयानों को अगर लेखबद्ध करना है तो उनके निवास स्थान पर जाकर के पुलिस अधिकारी लेखबद्ध करेंगे। लेकिन 15 साल से 65 वर्ष के बीच में आने वाले जितने भी महिलाएं या पुरुष हैं, व्यक्ति हैं, तो उनके बयानों को दर्ज करने के लिए पुलिस अधिकारी उनको पुलिस थाने बुला सकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। महिलाओं को नहीं बुलाया जाएगा, 15 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा, और 65 वर्ष से ऊपर व्यक्ति के आयु वाले व्यक्तियों को नहीं बुलाया जाएगा। ये प्रोविज़न आपको ध्यान में रखने हैं। इससे क्या होगा? इससे आपके सीआरपीसी पर कमांड अच्छी होगी, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, इसे आपको जानना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, धारा 161 सीआरपीसी किस विषय से संबंधित है? धारा 161 में क्या होता है? पुलिस अधिकारी गवाहों से पूछताछ करता है, उनके बयानों को लेखबद्ध करता है। अब जब उनके बयानों को लिखेगा तो उन पर गवाह के हस्ताक्षर नहीं करवाए जाएंगे। ये की पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है।
तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी मैं सवालों को एक्सप्लेन करता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। धारा 164 सीआरपीसी में क्या प्रावधान है? मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। धारा 167 यानी कि 167 सीआरपीसी के तहत पुलिस हिरासत की अधिकतम अवधि क्या है? अब कस्टडी यहाँ पर दो प्रकार से होती है, मैं आपको बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर कर देता हूँ। कस्टडी दो प्रकार की होती है, एक जुडिशियल, एक पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी की अधिकतम समय सीमा होगी 15 दिन की मैक्सिमम, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जुडिशियल कस्टडी को जेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। धारा 172 सीआरपीसी किससे संबंधित? धारा 172 सीआरपीसी में केस डायरी का रखरखाव होता है। पुलिस अधिकारी केस डायरी रखते हैं, उनमें वो सारी बातें लिखते हैं जो अनुसंधान के दौरान वो जानकारी में रहती है, वो सारी बातें उन केस डायरी में लिखी जाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। धारा 173 सीआरपीसी के तहत पुलिस किसे अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपती है? तो हमेशा ही फाइनल रिपोर्ट कहाँ जाएगी? सबमिट की जाएगी मजिस्ट्रेट के कोर्ट में या न्यायालय में जाएगी, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। धारा 174 सीआरपीसी किस स्थिति में लागू होती है? जब कभी भी अप्राकृतिक मृत्यु होती है तब धारा 174 लागू होती है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसका एक और एग्जाम्पल है, सुसाइड के केस में भी 174 लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। धारा 176 सीआरपीसी किस प्रकार की जांच से संबंधित है? तो 176 में जांच करेगा मजिस्ट्रेट द्वारा अप्राकृतिक मृत्यु की जांच की जाएगी, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। धारा 151 सीआरपीसी किससे संबंधित है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इनकी जानकारी तो सभी को होनी ही चाहिए। धारा 151 में अगर लगता है कि ये पुलिस के निवारक कार्य हैं, पुलिस अधिकारी को लगता है कि कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध कारित कर सकता है, तो वो उसे गिरफ्तार कर सकती है बिना वारंट के ही, तो ऑप्शन डी संज्ञेय अपराधों को रोकने के लिए गिरफ्तारी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और जब भी कभी गिरफ्तारी की जाएगी तो 24 घंटे के भीतर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। आपको ये बात ध्यान में रखनी है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 में सीआरपीसी की किस धारा में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने का प्रावधान है? तो प्रतिभूति परिशांति देने के लिए धारा 106 और 107 दोनों में ही प्रावधान कर रखा है, और गुड बिहेवियर के लिए धारा 108, 109 और 110 है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। यहाँ पूछा गया है परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने का प्रावधान। धारा 106 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट देगा जब कोई व्यक्ति कॉन्विक्ट हो जाता है उसके बाद, और धारा 107 में कोई भी व्यक्ति लगता है कि शांति भंग कर सकता है, तो उससे बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाए जा सकते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। परिशांति भंग होने पर मजिस्ट्रेट किस अवधि तक प्रतिभूति की मांग कर सकता है? तो 1 वर्ष तक मैक्सिमम पीरियड है 1 वर्ष, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। सीआरपीसी की किस धारा में सदाचार यानी कि गुड बिहेवियर के लिए प्रतिभूति देने का अधिकार है? तो धारा यहाँ पर 109, 110, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, और मेरे हिसाब से 108, 109, 110 तीनों ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। धारा 109 के तहत किन व्यक्तियों के सदाचार के लिए प्रतिभूति ली जा सकती है? जो व्यक्ति संदिग्ध व्यक्ति जो अपराध करने की योजना बना रहे हों, ऐसे व्यक्ति जो संपत्ति के अधिकार पर संदेह उत्पन्न करें, तो दोनों ही मामलों में सदाचार के लिए प्रतिभूति ली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। धारा 110 के तहत किन व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति ली जा सकती है? धारा 110 में हमेशा ही आदतन अपराधी यानी कि हैबिचुअल ऑफेंडर आते हैं, उनसे ही सदाचार के लिए गुड बिहेवियर के लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाए जाएंगे, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। साथ में अब ये सवाल पूरे हो चुके हैं, इसके बाद मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इसी पीडीएफ में मैंने 1 लाइनर वाले क्वेश्चंस भी रखे हैं,
देखिए यहाँ पर मैंने 150 क्वेश्चन बनाए हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मैं आपके लिए टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप वहाँ से सीधे ही टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको ये मिल जाएगी। मैंने 1 लाइनर भी बनाए हैं, मतलब पूरे ही CRPC को डिस्कस आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। आप कभी भी नहीं भूलोगे CRPC को। इस तरह से मैंने ये PDF तैयार की है। आपको सारे जवाब मिल जाएंगे, CRPC के सारे कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। साथ में मैंने CRPC के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी जिक्र किया है, जैसे CRPC में कुल कितनी धाराएं 484 यानी कि 484, और कुल चैप्टर हैं 37, कुल शेड्यूल है 2। पहला शेड्यूल बात करता है अपराधों के वर्गीकरण के बारे में, दूसरा फॉर्मेट बताता है, और फर्स्ट कोडिफिकेशन हुआ था 1861 में, दूसरी बार कोड आया था 1898 में, फिर 1973 में। तो इस तरह से मैंने महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। मैंने निर्वचन खंड को स्पेशली इसमें यहाँ पर अपनी भाषा में, मैंने मेरी लैंग्वेज में जो मैं ऑफलाइन बेस में पढ़ाता हूँ उसमें ही मैंने ये आपके लिए प्रोवाइड करवाई है PDF। इसमें आपको देख लो, बहुत ही आसान भाषा में आपको पढ़ने को मिलेगा। जमानती अपराध वे अपराध जो सामान्य प्रकृति के होते हैं, जिसमें जमानत पर छूटना अभियुक्त का अधिकार होता है। और मैंने इसे अच्छे से, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मुझे मेंशन कर देना कमेंट बॉक्स में, आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। और मैंने अब तक जितनी सब्जेक्ट कवर करवाई है सभी की PDF मैंने प्रोवाइड करवाई है। कुछ स्टूडेंट मुझे कहते हैं कमेंट करके कि सर आप तो ऐसे ही बोलते हो, कोई प्रोवाइड नहीं करवाते, लेकिन नहीं, मैं वास्तव में प्रोवाइड करवाता हूँ। आप चाहो तो उन स्टूडेंट को पूछ लो जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है। यहाँ तक कि मैंने तो 1000 क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs की बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में प्रोवाइड करवा दी है। आपके एग्ज़ाम का टाइम निकट आ चुका है, यानी कि 22 दिसंबर आने ही वाला है। आपको अपनी तैयारी जोरों पर रखनी है। मुझसे जितनी सहायता होगी मैं आपकी सहायता पूरी करूँगा। जितना मटेरियल प्रोवाइड कर सकूँगा उतना करवा दूँगा। आपके AIB एग्ज़ाम तक मैं आपका साथ दूँगा। अब नेक्स्ट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं कि कौन से सवाल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जमानत के बारे में दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा लागू होती है? तो मैं आपको अब जमानत का पूरा कॉन्सेप्ट ही समझा देता हूँ। जमानत को आप 2 भागों में बांट दो, एक प्री अरेस्ट बेल, एक पोस्ट अरेस्ट बेल, यानी कि जमानत से पूर्व, गिरफ्तारी से पूर्व जमानत, गिरफ्तारी के बाद जमानत। पहली वाली कैटेगरी में आएगा सेक्शन 438 यानी कि एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत। अग्रिम जमानत में क्या होता है, गिरफ्तारी से पूर्व ही जमानत मिल जाती है। कौन देता है? सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही देते हैं। फिर आते हैं अपन दूसरी वाली कैटेगरी में, गिरफ्तारी के बाद जमानत। गिरफ्तारी के बाद जमानत धारा 436 सेक्शन 436, अगर बेलेबल ऑफेंस है तो अक्यूज को राइट मिल जाएगा जमानत का, बेल पाना उसका राइट मिल जाएगा, उसका अधिकार होगा। और अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, गंभीर अपराध है और नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो वहाँ फिर उसका अधिकार नहीं होगा बेल पाने का, वहाँ उसे गिरफ्तार किया जाएगा और निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, जहाँ से उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है। उससे पहले वो जमानत याचिका लगा सकता है न्यायालय में, मजिस्ट्रेट की कोर्ट में। मजिस्ट्रेट की कोर्ट अगर उसकी जमानत को स्वीकार कर लेती है तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो जमानत से बाहर आ जाएगा। लेकिन मजिस्ट्रेट अगर जमानत को खारिज कर देता है तब अभियुक्त के पास में अधिकार है कि वो धारा 439 में 439 में सत्र न्यायालय में ही जमानत याचिका को लगा सकता है। तो सत्र न्यायालय क्या कर सकता है, जमानत को ग्रांट कर सकता है और खारिज भी कर सकता है। अगर सत्र न्यायालय ने ग्रांट कर दी तब तो ठीक है, ग्रांट नहीं की तो उसके बाद भी अभियुक्त के पास में, अक्यूज के पास में राइट है कि वो हाई कोर्ट में मूव कर सकता है बेल के लिए।
तो ये आई होप कि बेल की कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, धारा 436 से लेकर के 439। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं सवालों को एक्सप्लेन कर दूंगा। धारा 154 के तहत दर्ज की गई पहली प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि एफआईआर को कौन दर्ज करता है? तो एफआईआर हमेशा ही पुलिस अधिकारी दर्ज करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, धारा 125 सीआरपीसी किससे संबंधित है? तो ये भरण पोषण से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किस धारा के तहत पुलिस आरोपी को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है? तो धारा 57, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी धारा आपराधिक न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को निर्धारित करती है? तो धारा 177 से लेकर के 189। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, धारा 300 सीआरपीसी किससे संबंधित है? धारा 300 सीआरपीसी किसी अपराध के लिए दोबारा मुकदमा चलाने पर रोक लगाती है, यानी कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। एक लैटिन की मैक्सिम भी है, नेमो डेबिट बिज बिक्सारी प्रो उना इडियम कोजा। यही है, नेमो डेबिट बिज बिक्सारी प्रो उना इडियम कोजा, जिसका मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सार्वजनिक उपद्रव यानी कि पब्लिक न्यूसेंस से संबंधित प्रक्रिया किस अध्याय में है? चैप्टर 10 में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किस धारा के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष संस्वीकृति यानी कि कन्फेशन लिया जाता है? तो ऑप्शन बी 166 धारा 164। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, धारा 320 सीआरपीसी किससे संबंधित है? धारा 320 सीआरपीसी समझौता योग्य अपराध यानी कि कंपाउंडेबल ऑफेंस। अब सीआरपीसी में अपराधों को कई भागों में बांटा गया है, जैसे जमानतीय, गैर जमानतीय, संज्ञेय, गैर संज्ञेय। यहाँ पर एक और श्रेणी आती है सम्मन केस, वारंट केस। उसके बाद में कंपाउंडेबल यानी कि समनीय मामला और गैर समनीय मामला। समनीय मामला यानी कि कंपाउंडेबल ऑफेंस वो होते हैं जिनमें राजीनामा हो सकता है। तो धारा 320 समझौता योग्य अपराध पर बात करती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत गैर जमानती अपराध कौन सा होता है? नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन सा होता है? डकैती हमेशा ही नॉन बेलेबल होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, धारा 2H सीआरपीसी में जांच नहीं है, अनुसंधान होगा। जांच हमेशा मजिस्ट्रेट न्यायालय करता है। इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा किया जाएगा? अनुसंधान किसके द्वारा किया जाएगा? पुलिस अधिकारी के द्वारा ही किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किस धारा में मजिस्ट्रेट को अभियोग पत्र पर संज्ञान लेने का अधिकार है? तो अभियोग पत्र पर यानी कि आरोप पर, अभियोग पर धारा 190 में संज्ञान लेगा। सीआरपीसी की धारा 190 में संज्ञान क्या होता है आप समझ लो। जब भी कभी पुलिस अधिकारी अंतिम रिपोर्ट यानी कि चार्जशीट को न्यायालय में पेश कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, उसके बाद न्यायालय के पास फाइनल रिपोर्ट चार्जशीट आ जाती है। चार्जशीट आने के बाद न्यायालय ब्लैंक होता है। न्यायालय अब देखेगा, अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा, चार्जशीट को पढ़ेगा, देखेगा। अब न्यायालय को लगता है कि कोई अपराध नहीं बन रहा है तो कार्रवाई को ड्रॉप कर देगा। लेकिन अगर न्यायालय को लगता है कि नहीं अपराध तो बन रहा है तो वहाँ पर न्यायालय कॉग्निजेंस लेगा। उसके बाद चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे। उसके बाद विचारण प्रारंभ होगा। विचारण में साक्ष्यों को लिया जाएगा। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य लिए जाएंगे, फिर प्रोजिक्यूशन के लिए जाएंगे, फिर अक्यूज के साक्ष्य को लिया जाएगा, फिर दोनों के फाइनल आर्गुमेंट होगा। उसके बाद जजमेंट आएगा। उस जजमेंट में या तो जो अभियुक्त है वो कॉन्विक्ट हो सकता है, दोषित, या फिर एक्विट यानी कि बरी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ड्यूटी के दौरान मृत्यु मामलों की मजिस्ट्रेट जांच किस धारा के तहत करता है? तो करेगा धारा 176 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, धारा 313 सीआरपीसी किससे संबंधित है? धारा 313 अभियुक्त से पूछताछ, एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज्ड। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत वारंट किसके द्वारा जारी किया जाता है? वारंट हमेशा ही मजिस्ट्रेट जारी करता है। तो ऑप्शन बी
इसका सही आंसर होगा। वारंट लिखित में होगा, 2 प्रतियों में होगा, न्यायालय की सील लगी होगी, मुद्रा लगी होगी, न्यायाधीश के हस्ताक्षर होंगे और जिस व्यक्ति को वारंट जारी किया जाएगा उसका नाम पता लिखा जाएगा। ये अनिवार्य शर्तें हैं। सम्मन पर भी यही शर्तें लागू होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। किस धारा के तहत अभियुक्त को निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाती है? तो निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी धारा 313 हो सकती है, नहीं मेरे हिसाब से 304 हो सकती है, सॉरी 304 में ही किस धारा के तहत यानी कि अभियुक्त को निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी? ऑप्शन ए धारा 304। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको सीधे बेरेक से ही सॉल्व करने हैं, क्योंकि कई बार गलतियां हो जाती हैं। क्वेश्चन का सवाल आता है तब भी गलतियां हो जाती है, तो आपको सीधा बेरेक देखना है, क्योंकि आप बेरेक लेकर के जा सकते हो एआईबी के एग्ज़ाम में, और शॉर्ट नोट वाला बेरेक लेकर के जा सकते हो। बेरेक में देख के ही सीधा सवाल को सॉल्व करना है। मेरा सजेशन आपके लिए यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत पुलिस अधिकारी जांच के लिए सबूत जब्त कर सकता है? तो सबूत जब्त करेगा धारा 102 में, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। धारा 438 सीआरपीसी किससे संबंधित है? अभी मैंने बताया धारा 438 एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत से संबंधित है। कौन देता है? सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। धारा 482 सीआरपीसी किस उद्देश्य के लिए है? तो 482 में इनहेरेंट पावर है, अंतर्निहित शक्तियाँ हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। धारा 144 सीआरपीसी किससे संबंधित है? तो ये तो आम बात है, सभी को पता ही होनी चाहिए। धारा 144 जब भी लगती है यानी कि कर्फ्यू लगता है, अनलॉफुल असेंबली बनती है, तो उसको बिखेर दिया जाएगा, वहाँ पर एकत्रित होने नहीं दिया जाएगा, यानी कि शांति भंग होने की, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का पूरी संभावना होती है, तो शांति बनाए रखने के आदेश होते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। धारा 228 सीआरपीसी किससे संबंधित है? धारा 228 में आरोप तय किए जाते हैं, तो ये तो क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया है, इसको तो स्किप कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नहीं, इसका सही है, नहीं ये गलत प्रिंट हो गया है, तो इसको तो आप स्किप कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। धारा 164 सीआरपीसी में कबूलनामा दर्ज कौन कर सकता है? तो कन्फेशन हमेशा ही मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। किस धारा के तहत न्यायालय सजा का निलंबन कर सकता है? तो निलंबन के लिए धारा 389 यानी कि 389 है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। धारा 228 सीआरपीसी किसके लिए महत्वपूर्ण है? धारा 228 में क्या होता है? आरोप तय किए जाते हैं, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। ये सवाल सही प्रिंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। धारा 125 सीआरपीसी के तहत किसे भरण पोषण का अधिकार है? पत्नी को भी है, बच्चे को भी है, माता पिता तीनों को है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। धारा 161 सीआरपीसी में क्या प्रावधान है? हम पढ़ रहे हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को, इससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और सवालों में आने वाले सवालों जो एआईबी के एग्ज़ाम है उसमें आने वाले सवाल भी आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। धारा 161 सीआरपीसी में क्या प्रावधान है? 161 में क्या होता है? पुलिस अधिकारी पूछताछ करती है, किससे? गवाहों से, उनके बयानों को लेखबद्ध करती हैं, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, तो ऑप्शन ए इसका ये भी नहीं है, पुलिस द्वारा गवाहों से बयान लेना, स्टेटमेंट टू पुलिस बाई विटनेसेस, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। धारा 311 सीआरपीसी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है किसी भी गवाह को बुलाने की शक्ति, पावर टू समन एनी विटनेस, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। धारा 164 सीआरपीसी का क्या उद्देश्य है? तो ये यौन उत्पीड़न यानी कि कोई भी ऑफेंस होता है महिलाओं के विरुद्ध, तो उसमें मेडिकल जांच के लिए प्रावधान दे रखा है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। सेक्शन 439 सीआरपीसी के तहत कौन जमानत देने का अधिकार रखता है? सत्र न्यायालय भी देता है और उच्च न्यायालय दोनों ही देते हैं, तो ऑप्शन बी इसका
सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। किस धारा में मृत्युदंड के लिए कारण बताए जाने की आवश्यकता होती है? तो कारण बताना है धारा 354(3) में, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। फेयर ट्रायल का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभियुक्त और अभिजन दोनों को समान अवसर देना, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। जमानत का मूल उद्देश्य क्या होता है? मेन ऑब्जेक्ट जमानत का होता है यह सुनिश्चित करना कि अभियुक्त जांच यानी कि इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल में उपस्थित रहे। यहाँ पर जांच का मतलब अनुसंधान होगा और ट्रायल का मतलब विचारण होगा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ कौन सा कानूनी उपाय उपलब्ध है? अगर अवैध गिरफ्तारी होती है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हबीज कॉर्पस रीट दायर की जाती है। कहाँ कर सकते हो? 226 आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में और आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। एक आपराधिक मामले में चार्जशीट दाखिल करने का क्या महत्व है? तो जब भी चार्जशीट दाखिल की जाती है न्यायालय में, तब मामला अदालत के समक्ष आता है, लाया जाता है, और वहीं से न्यायालय कॉग्निजेंस लेता है। वहाँ से फिर कॉग्निजेंस लेने के बाद चार्जेस फ्रेम होते हैं, फिर विचारण प्रारंभ होता है, तो ये महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। प्ली बार्गेनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये नया चैप्टर है, जोड़ा गया था अमेंडमेंट 2005 से, और ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर कोई व्यक्ति 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित है और उसे दंड यानी कि न्यायालय ने कॉग्निजेंस ले लिया है और चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं, उसके 30 दिन के भीतर प्ली बार्गेनिंग कर सकता है। प्ली यानी प्लीड करेगा, कौन करेगा? अग्यूज करेगा, और बार्गेनिंग यानी कि सौदेबाजी करता है कि आप मुझे कम सजा दे दो, मैं जो है अपना अपराध कबूल कर देता हूँ। तो ये इससे क्या होगा? मामले का शीघ्र निपटारा होगा और न्यायालय का समय भी बचेगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। पुलिस रिमांड और न्यायिक रिमांड में मुख्य अंतर क्या है? पुलिस रिमांड में अभियुक्त पुलिस की हिरासत में रहता है, जो कि 15 दिन से ज़्यादा नहीं होगी, और न्यायिक रिमांड में जेल में होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये क्या करती है? ये अनुसंधान शुरुआत करती है, इन्वेस्टिगेशन का प्रारंभ करती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जांच नहीं पढ़ना है आपको, यहाँ लिखा है तो मिस टाइप हो गया है मुझसे। इसका मतलब होगा जांच हमेशा जुडिशियल प्रोसीडिंग है, न्यायालय करती है, इन्वेस्टिगेशन हमेशा पुलिस अधिकारी करता है। तो FIR के बाद क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन होगा, नेक्स्ट स्टेप इन्वेस्टिगेशन का होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्या एक मजिस्ट्रेट FIR दर्ज कर सकता है? केवल संज्ञेय मामलों में ही कर सकता है, संज्ञेय अपराधों में ही कर सकता है। जब पुलिस अधिकारी नहीं करता है, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भी नहीं करता है, तब मजिस्ट्रेट कर सकता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगर मजिस्ट्रेट भी नहीं करे तो फिर तो आप रीट लेकर के जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। डबल जियोपार्डी का क्या मतलब है? तो डबल जियोपार्डी का मतलब होता है एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार दंड या सजा नहीं दी जाएगी। तो ऑप्शन ए, एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR में किस प्रकार के अपराध दर्ज होते हैं? तो FIR प्रथम सूचना रिपोर्ट संज्ञेय मामलों में इत्तिला, तो संज्ञेय अपराध जहाँ पर ऑप्शन में मिले यानी कि केवल संज्ञेय अपराध, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। दंड प्रक्रिया संहिता में डिफ़ॉल्ट बेल का क्या मतलब होता है? तो अब मैं आपको डिफ़ॉल्ट बेल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देता हूँ। डिफ़ॉल्ट बेल का मतलब होता है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है नॉन बेलेबल ऑफेंस यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस में गिरफ्तार किया गया है, तो उस व्यक्ति का, उस एक्यूज का राइट तो नहीं है बेल पाना, लेकिन वो क्या कर सकता है? वो याचिका लगा सकता है न्यायालय में। अगर न्यायालय में याचिका लगाता है, खारिज हो जाती है, वो जुडिशियल कस्टडी में है और पुलिस अधिकारी अनुसंधान पूरा नहीं करती है 60 दिनों के भीतर या फिर 90 दिनों के भीतर,
सामान्य मामले हैं तो 60 दिनों में चार्जशीट न्यायालय में पेश करनी ही होगी, और अगर गंभीर मामला है तो 90 दिनों के भीतर मैक्सिमम न्यायालय में पेश करनी पड़ेगी चार्जशीट को। अगर नहीं कर पाती है पुलिस तो फिर उस अक्यूज का बाय डिफ़ॉल्ट राइट हो जाएगा जमानत पर छूटना। तो ये होता है बाय डिफ़ॉल्ट बेल, डिफ़ॉल्ट बेल। तो यहाँ पर समय पर चार्जशीट दाखिल न होने पर रिहाई, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, क्या जमानत दिए बिना किसी आरोपी को हिरासत में रखा जा सकता है? केवल गंभीर मामलों में ही रखा जा सकता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, धारा 437 सीआरपीसी के तहत जमानत देने का अधिकार किसे होता है? मैजिस्ट्रेट को होता है। और 439 में आप मुझे कमेंट में बताओगे किसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, किस स्थिति में मैजिस्ट्रेट को आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश देना होता है? तो कब देगा न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश? जब मामला गंभीर हो, संज्ञेय अपराध हो, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, 125 सीआरपीसी के तहत वैवाहिक स्थिति से संबंधित कोई महिला क्या कर सकती है? अपने पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, यदि पुलिस आरोप पत्र दाखिल नहीं करती है तो क्या होगा? नहीं करेगी तो आरोपी को बाय डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाएगी, तो ऑप्शन बी आरोपी को रिहा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, क्या पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट प्राप्त करना आवश्यक होता है? क्या पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट प्राप्त करना आवश्यक होता है? सभी मामलों में वारंट तो प्राप्त करना ही होगा, लेकिन अगर संज्ञेय मामले हैं तो वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है वारंट की, तो ऑप्शन डी नहीं, केवल संज्ञेय अपराधों में पुलिस गिरफ्तारी कर सकती है बिना वारंट के ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, धारा 41 के तहत पुलिस क्या कर सकती है? बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है आरोपी को, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, सीआरपीसी के तहत अन्वेषण के लिए कितने दिन का समय दिया जाता है? तो इन्वेस्टिगेशन के लिए दिन दिए जाते हैं 60 दिन पुलिस को, और सामान्य मामला है तो 60 दिन, गंभीर मामला है तो मैक्सिमम 90 दिन, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, जमानत योग्य अपराध किस धारा के अंतर्गत आता है? तो 436 में आता है, बेलेबल ऑफेंस में जमानत मिलती है, ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, धारा 125 सीआरपीसी किससे संबंधित है? तो वापस आ गया, रिपीट हो गया, भरण पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, धारा 154 सीआरपीसी के तहत पुलिस रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? पुलिस रिपोर्ट को कहा जाता है एफआईआर। एफआईआर को सीआरपीसी में डिफाइन नहीं कर रखा है और बीएनएसएस में भी डिफाइन नहीं किया है, तो ज़्यादा कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपकी अगर सीआरपीसी पे कमांड है तो आप डरो मत, घबराओ मत, बीएनएस में सेम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट किया गया है, धाराओं के क्रम को बदला गया, हाँ कुछ प्रावधानों को चेंज किया है जो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, धारा 167 यानी कि 167 के तहत आरोपी को हिरासत में अधिकतम कितने दिनों तक रखा जा सकता है? हिरासत में 24 घंटे से ज़्यादा कभी भी नहीं रखा जाएगा, फिर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। हाँ, वहाँ से फिर ऑर्डर मिल सकते हैं, या तो जुडिशियल कस्टडी के या फिर पुलिस कस्टडी के, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, धारा 190 सीआरपीसी किससे संबंधित है? धारा 190 सीआरपीसी मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है, कॉग्निजेंस लेता है अपराध पर, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, कौन सी धारा जमानत से पूर्व गिरफ्तारी के लिए है? तो एंटिसिपेटरी बेल यानी कि धारा 438, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाता है? तो गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा धारा 70 में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, धारा 174 सीआरपीसी किससे संबंधित है? तो ये सब परीक्षण से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों के पुनरीक्षण की शक्ति किसके पास होती है? तो सत्र न्यायालय ने अगर आदेश दिए हैं तो पुनरीक्षण हाई कोर्ट में जाएगा। मैंने आपको सिविल
प्रक्रिया संहिता 1908 पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पुनरीक्षण यानी कि रिवीजन हमेशा कहाँ होगा, हाई कोर्ट में होगा। लेकिन सीआरपीसी में सत्र न्यायालय यानी कि सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, अग्रिम जमानत किसके द्वारा दी जा सकती है? सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही दे सकता है। ऑप्शन बी और सी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, अगर किसी अभियुक्त के खिलाफ प्रक्रिया शुरू करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो अभियोजन किस धारा के तहत समाप्त हो जाएगा? अभियोजन समाप्त हो जाएगा धारा 256 में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, किसके पास किसी भी क्षेत्र में अपराध की अन्वेषण का अधिकार है? पुलिस अधिकारी अन्वेषण यानी कि इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, एक आपराधिक मामले में आरोप पत्र दाखिल करने का समय सीमित है। यदि आरोपी हिरासत में है तो समय सीमा कितनी होगी? 60 दिन से ज़्यादा नहीं होगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, मजिस्ट्रेट की प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें प्रथम दृष्टि में अपराध का अनुमान लगाया जाता है? उसे कहेंगे संज्ञान लेना यानी कि कॉग्निजेंस लेना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, जमानत देने का अधिकार किसे होता है? जमानत देने का अधिकार हमेशा ही पुलिस अधिकारी को भी होता है, न्यायालय दोनों को ही होता है। अगर बेलेबल ऑफेंस है तो पुलिस अधिकारी, परिशांति या गुड बिहेवियर का मामला है तो पुलिस अधिकारी एक बार के लिए जमानत दे भी देंगे, लेकिन उन्हें कहेंगे कि आपको कोर्ट से बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाने हैं। तो दोनों के पास में पावर है, पुलिस अधिकारी, न्यायालय दोनों ही जमानत दे सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, किस प्रक्रिया के तहत न्यायालय किसी व्यक्ति को निर्देश दे सकता है कि वह एक विशिष्ट स्थान पर उपस्थिति दर्ज कराए? तो उपस्थिति के लिए हमेशा ही सम्मन जारी होता है। 2 प्रतियों में होगा, न्यायालय की मुद्रा लगी होगी, साइन होगा मजिस्ट्रेट का और उस व्यक्ति का नाम होगा जिसके खिलाफ सम्मन इशू किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, वह प्रक्रिया जिसमें मजिस्ट्रेट आरोप की पुष्टि करते हैं उसे क्या कहते हैं? आरोप की पुष्टि करना यानी कि चार्जेस फ्रेम करना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, फौजदारी प्रक्रिया संहिता के तहत न्यायालय किसे सम्मन जारी कर सकता है? किसी भी व्यक्ति को यदि वो उचित समझे न्यायालय जारी कर सकता है, चाहे वो गवाह हो या फिर आरोपी क्यों ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, किस प्रक्रिया के तहत पुलिस अधिकारी व्यक्ति के बयान दर्ज कर सकते हैं? तो अन्वेषण में ही, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही पुलिस अधिकारी धारा 161 में पूछताछ के दौरान गवाहों के बयानों को लेखबद्ध करती है, लेकिन हस्ताक्षर नहीं करेगी। की पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, कभी भी धारा 161 में गवाह बयान देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं और उस पर साइन कभी भी नहीं करेंगे, हस्ताक्षर नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, किसे गैर संज्ञेय अपराध कहा गया है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिनमें पुलिस बिना वारंट के कार्रवाई नहीं कर सकती। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कौन सा दस्तावेज अपराध की शुरुआत करता है या सूचना देता है? तो एफआईआर देती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत किसे अपराध की अग्रिम जानकारी कहा जाता है? एफआईआर को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आरोपी की गिरफ्तारी के बाद कितनी जल्दी उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना ही होगा? तो 24 घंटों के भीतर पेश करना ही पड़ेगा गिरफ्तारी के बाद। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जमानत के मामले में कोर्ट किस आधार पर निर्णय देता है? कोर्ट देखेगा अपराध की गंभीरता को, अब आरोपी की आयु को और अब आरोपी की प्रतिष्ठा को भी देखेगा, प्रीवियस रिकॉर्ड को भी देखता है जमानत के तहत समय। तो ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट कब दायर किया जा सकता है? अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत किसे रिमांड कहा जाता है? रिमांड में क्या होता है? आरोपी को हिरासत में भेजा जाता है। कौन सी हिरासत? पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी में भेजना ही रिमांड कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और रिमांड में लीगल इलीगल कोई भी तरीका पुलिस अपना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कौन से मामले में मजिस्ट्रेट आरोप से संबंधित अपराध में आरोपी को दोषमुक्त कर सकता है?
जब सबूत अपर्याप्त हैं तब न्यायालय क्या करेगा, मजिस्ट्रेट आरोपी को दोषमुक्त यानी कि एक्विट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, यदि आरोपी द्वारा अपराध की स्वीकृति दी गई हो तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे संस्वीकृति, कन्फेशन कहेंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, अपराधी की सजा के लिए पुलिस द्वारा कौन सा दस्तावेज अदालत में पेश किया जाता है, चार्जशीट पेश की जाती है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, जब किसी आरोपी की सत्र न्यायालय में जमानत अस्वीकार की जाती है तो वह पुनः कहाँ अपील कर सकता है, उच्च न्यायालय में कर सकता है। ऑप्शन ए इसका सही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, अजय को पुलिस ने एक संज्ञेय अपराध के लिए गिरफ्तार किया लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, क्या पुलिस का ये कार्य वैध है? ये अनियमित है कार्य, क्योंकि पुलिस को संज्ञेय मामलों में एफआईआर दर्ज करनी ही होगी। तो इसका आंसर होगा नहीं, संज्ञेय अपराध के लिए एफआईआर अनिवार्य है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, रवि को एक अपराध के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और मजिस्ट्रेट ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जुडिशियल कस्टडी में भेजा। रवि किस प्रकार की हिरासत में है, जुडिशियल कस्टडी यानी कि जेल में है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, पुलिस ने एक गैर संज्ञेय नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना पर तुरंत कार्रवाई की, आरोपी को गिरफ्तार किया, क्या पुलिस का ये कार्य उचित था? अब देखो सीधी सी बात है कि जब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर का वेट करना पड़ेगा। तो नहीं, गैर संज्ञेय अपराध में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, एक आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ लेकिन वह पुलिस से छुपा हुआ है, पुलिस ने उसे ढूंढने के प्रयास किए लेकिन असफल रही। अब पुलिस क्या कर सकती है, पुलिस उसकी संपत्ति को जब्त कर सकती है, न्यायालय से विशेष आदेश प्राप्त कर सकती है गिरफ्तारी के लिए, और एक प्रोक्लेमेशन यानी कि उद्घोषणा जारी कर सकती है ताकि वह अदालत में हाजिर हो। तो ए बी सी तीनों सही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, एक आरोपी को पुलिस द्वारा बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के 15 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है। इस मामले में क्या हिरासत वैध मानी जाएगी? नहीं, अवैध। जब भी कभी गिरफ्तारी होगी तब आपको समझना है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर भीतर उसको पेश किया जाएगा निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष। अब इसमें पुलिस अधिकारी वो टाइम एग्जेम्प्ट हो जाएगा, पुलिस अधिकारी न्यायालय तक पहुंचने का समय एग्जेम्प्ट हो जाता है, और उसके बाद अगर पुलिस अधिकारी 24 घंटे में पेश नहीं करती है तो वो उनका कार्य फिर अवैध हो जाएगा और उसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट दायर की जा सकती है। तो ऑप्शन सी नहीं, आरोपी को केवल 24 घंटे तक ही हिरासत में रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, अदालत ने किसी आरोपी के खिलाफ प्रोक्लेमेशन जारी किया, उद्घोषणा जारी की, क्योंकि वह फरार है। अब अदालत उसके खिलाफ कौन सी अतिरिक्त कार्रवाई कर सकती है? उसकी संपत्ति को कुर्क कर सकती है। तो ऑप्शन है इसका सही आंसर है। तो ये तो हमने सीपीसी में भी पढ़ा था, सीपीसी 1908 में, ऑर्डर 38 में पढ़ा था, अरेस्ट बिफोर जजमेंट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। अगर लगता है कि प्रतिवादी भाग सकता है तो प्रतिवादी के फरार होने की संभावना है तो फिर क्या करेंगे, या फिर डिस्पोज ऑफ कर सकता है प्रॉपर्टी को, तो क्या करेंगे, अरेस्ट बिफोर जजमेंट या अरेस्ट बिफोर अटैचमेंट बिफोर जजमेंट की कार्रवाई हो सकती है। तो यहाँ पर भी वो कार्रवाई दे रखी है कि आरोपी के फरार होने की संभावना है तो आरोपी की संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, एक आरोपी को मजिस्ट्रेट ने एक गैर संज्ञेय यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया। आरोपी उस वारंट को चुनौती देना चाहता है, वो किस न्यायालय में चुनौती चैलेंज दे सकता है? तो वो हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, एक महिला ने एक गैर संज्ञेय अपराध के लिए शिकायत दर्ज की, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए कंप्लेंट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया, केवल एनसीआर दर्ज की। महिला ने मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन दिया लेकिन मजिस्ट्रेट ने फिर भी एफआईआर दर्ज करने का आदेश नहीं दिया। तो महिला के पास अब कौन सा कानूनी विकल्प बचा है?
तो यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है। महिला ने संज्ञेय अपराध के लिए शिकायत दर्ज की, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना किया, लेकिन एनसीआर दर्ज की। ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, तो आपको गैर नहीं पढ़ना है, पहली लाइन में आपको संज्ञेय पढ़ना है। तो वह उच्च न्यायालय में रीट दायर कर सकता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। कुछ सवाल मिस प्रिंट हो जाते हैं। एक मजिस्ट्रेट ने एक आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने के बाद ये पाया कि गवाहों के बयान और सबूत पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट आरोपी को दोषमुक्त यानी कि एक्विट कर सकता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। पुलिस कस्टडी की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 15 दिन की होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। धारा 164 सीआरपीसी का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो अभियुक्त के लिए इकबालिया बयान, और इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। किस धारा के तहत मजिस्ट्रेट के पास गैर जमानती अपराध में जमानत देने का अधिकार होता है? तो गैर जमानती अपराध में मजिस्ट्रेट जमानत दे सकता है धारा 436 में, 437 में। अब आपको बताना है कि सत्र न्यायालय किस धारा में, यानी कि सत्र न्यायालय में कौन जमानत देगा, कमेंट में बताना है। 438, 439 में कौन जमानत देगा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। समरी ट्रायल के लिए कौन कौन से अपराध उपयुक्त माने जाते हैं? समरी ट्रायल यानी कि पिटी ऑफेंसेज जो 2 साल से कम की अवधि के होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। गिरफ्तारी के बाद पुलिस द्वारा न्यायिक हिरासत में रखने की अवधि कितनी हो सकती है? अगर सामान्य मामला है तो 60 दिन और गंभीर मामला है तो 90 दिन। यहाँ पर ऑप्शन सी सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। विचारण ट्रायल का अर्थ सीआरपीसी में किस धारा में परिभाषित है? ट्रायल को परिभाषित नहीं किया गया है। विचारण का मतलब होता है कि अब चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं, न्यायालय ने आरोप पत्र तैयार कर लिया है। अब न्यायालय क्या करेगा? प्रोसिक्यूशन को कहेगा कि आप अपने एविडेंसेस लाओ, गवाहों को पेश करो, फिर उनके गवाहों की परीक्षा होगी एज पर एविडेंस एक्ट के सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग। मुख्य परीक्षण, एग्जामिनेशन ऑफ चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन। फिर वही प्रोसेस डिफेंस के साथ भी होगा, अक्यूज के साथ भी होगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फिर फाइनल आर्ग्यूमेंट होगा और उसके बाद जजमेंट आएगा। जजमेंट में या तो अभियुक्त को कॉन्विक्ट दोषित किया जा सकता है या फिर एक्विट यानी कि बरी किया जा सकता है। तो विचारण परिभाषित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट ट्रायल की प्रक्रिया किस धारा के तहत होती है? तो वारंट ट्रायल धारा 238 से लेकर के 250 में बताई गई है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर समन ट्रायल की प्रक्रिया सीआरपीसी की किन धाराओं में वर्णित है? आपको बतानी है धारा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे आपको क्या करना है, आपको करना है बेरेक्ट उठाना है, बेरेक्ट देख के ही आपको सॉल्व करना है। बेरेक्ट के बिना आपको सॉल्व ही नहीं करना है, क्योंकि बिना बेरेक्ट के आपके सवाल गलत होने की संभावना हो जाएगी। क्योंकि हो सकता है ऐसे मामलों में कई बार गलतियां होती हैं। तो समन केस की ट्रायल भी 3 तरह के होते हैं। ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन हो सकता है, संक्षिप्त विचारण यानी कि समरी ट्रायल। समरी ट्रायल 260 से लेकर के 265 तक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। यहाँ ऑप्शन गलत प्रिंट हुआ है, तो मैं आपको बता दूं समरी ट्रायल 260 से लेकर के 265 तक प्रावधान कर रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन गलत है, मैं आपको बता देता हूँ, प्रिंट गलत हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। न्यायालय की प्रक्रिया सेशन ट्रायल का संचालन सीआरपीसी की किस धारा के तहत होता है? तो सेशन ट्रायल में धारा 225 से लेकर के 237 तक दे रखा है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
98। समरी ट्रायल संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया सीआरपीसी की किन धाराओं में है? अभी मैंने आपको बताया 260 से लेकर के 265, तो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। कुछ सवाल मिसप्रिंट हो जाते हैं। सीआरपीसी के अनुसार दोष मुक्ति का आदेश किस धारा में दिया जाता है? दोष मुक्ति दी जाएगी 232 में भी, 235 में भी, 248 में भी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब भी ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन हो, वारंट केस ट्रायल हो, समन केस ट्रायल हो, अब इन ट्रायल में क्या होता है, सबसे पहले प्रोसिक्यूशन को मौका दिया जाता है केस ओपन करने का। उसके बाद प्रोसिक्यूशन को बोला जाता है कि आप अपने एविडेंसेस रखो, अपने मामले को, तथ्य को रखो। फिर बात आती है चार्जेस फ्रेम करने की, मतलब दोष मुक्ति की, सीधी दोष मुक्ति की बात आती है। अगर न्यायालय को लगता है कि कोई ग्राउंड नहीं बन रहा है तो न्यायालय दोष मुक्त कर सकता है अक्यूज को। उसके बाद अगर न्यायालय को लगता है कि नहीं, आरोप तो बन रहे हैं, अपराध तो बन रहा है, तो उस समय न्यायालय क्या करेगा, पूछेगा गिल्टी प्लीड करते हो या नॉट गिल्टी प्लीड करते हो। आरोपी नॉट गिल्टी प्लीड करेगा। अगर गिल्टी प्लीड करता है तब भी न्यायालय के पास में ये डिस्क्रिशनरी पावर है, वो चाहे तो फर्दर कार्रवाई कर सकता है। मतलब कि गिल्टी प्लीड करने के बाद भी उसे सज़ा नहीं देगा, कॉन्विक्ट नहीं करेगा और पूरा ट्रायल चलाएगा। ये उसके पास में डिस्क्रिशनरी पावर है। अगर उसने नॉट गिल्टी प्लीड किया है तो उसके बाद फिर से प्रोसिक्यूशन को बोला जाएगा कि आप अपने गवाहों को, एविडेंसेस पेश करो। फिर उसका एग्जामिनेशन होगा एज पर एविडेंस एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग। और चैप्टर 10 में मुख्य परीक्षण, क्रॉस यानी कि प्रति परीक्षण, और री एग्जामिनेशन यानी कि पुनः परीक्षण होगा। ऐसा ही सेम प्रक्रिया डिफेंस के साथ भी होगी। दोनों ही अपने अपने गवाह और एविडेंसेस रखेंगे, दोनों को एविडेंस को देखेगा न्यायालय। उसके बाद दोनों पक्षों में फाइनल आर्ग्यूमेंट होंगे। उसके बाद जजमेंट आएगा। जजमेंट में कॉन्विक्ट भी हो सकता है, यानी कि दोषी भी हो सकता है, या फिर एक्विट भी हो सकता है। तो ये प्रोसेस रहता है। तो इससे पहले भी जब मामला प्रोसिक्यूशन केस ओपन करता है, अपने मामलों को रखता है, उसके बाद सीधी दोष मुक्ति होती है। 232 में भी हो सकती है, जब कोर्ट ऑफ ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन हो, 235 में भी हो सकती है, जब जजमेंट आता है 248 में भी हो सकती है, जब विचारण की समाप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। समरी ट्रायल में सजा की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 3 माह की होती है। मैक्सिमम 3 माह का सेंटेंस दिया जाता है। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101। सीआरपीसी के निर्णय से संबंधित प्रावधान किस अध्याय में है? निर्णय से संबंधित निर्णय दिया गया है अध्याय 27 में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। सीआरपीसी की कौन सी धारा लिखित निर्णय देने के लिए अनिवार्य करती है? लिखित निर्णय दिया जाएगा एज पर सेक्शन 354। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। अपील से संबंधित प्रावधान सीआरपीसी किस अध्याय में दिए गए हैं? अध्याय 29 में दे रखा है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। अपील करने का अधिकार सीआरपीसी की किस धारा के तहत दिया गया है? तो अपील करने का अधिकार है धारा 374 में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। मृत्युदंड की पुष्टि के लिए मामला किस न्यायालय में भेजा जाता है? तो मृत्युदंड की पुष्टि के लिए मामला भेजा जाएगा हमेशा ही हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में भेजा जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, और 366 में पुष्टिकरण भी होता है। अगर उच्च न्यायालय को लगता है कि ये सही सेंटेंस दिया है तब तो वापस से भेज देगा, और अगर लगता है कि सही सेंटेंस नहीं है तो वो बदल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। सीआरपीसी की किस धारा में पुनरीक्षण का अधिकार दिया गया है? पुनरीक्षण दिया गया है 397, 399 और 401, तीनों में ही दे रखा है। तो ऑप्शन ए, बी, सी तीनों से इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। पुनरीक्षण किस न्यायालय में किया जा सकता है?
तो रिवीजन हमेशा ही सत्र न्यायालय में भी हो सकता है और उच्च न्यायालय, दोनों में ही हो सकता है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, सीआरपीसी में सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ अपील करने की समय सीमा कितनी है? तो अपील करने की समय सीमा 30 दिन है, आपको ध्यान में रखनी है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, धारा 397 के तहत पुनरीक्षण याचिका किस स्थिति में स्वीकार की जा सकती है? यहाँ पर स्वीकार की जा सकती है। कब की जाएगी? जब न्यायिक आदेश में त्रुटि होने पर, न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होने पर, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होने पर। तो अगर ये होता है तो फिर पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाएगी। कौन कर सकता है? सत्र न्यायालय भी कर सकता है और हाईकोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय भी कर सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110 कहता है कि सीआरपीसी के अनुसार अपराध का संज्ञान लेने के लिए समय सीमा से संबंधित प्रावधान किस धारा में? 468 में, 468 में है। आपको हमेशा ही ध्यान रखना है 468। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, धारा 468 के तहत संज्ञेय अपराधों के लिए समय सीमा का क्या निर्धारण किया गया है? 1 वर्ष से कम वाले सजा में 1 वर्ष और 1 से 3 वर्ष की सजा वाले अपराधों में परिसीमा काल 3 वर्ष का होगा और 3 वर्ष से अधिक की सजा वाले अपराधों में अभी तक कोई भी समय सीमा नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, यदि अपराध का संज्ञान समय सीमा समाप्त होने के बाद लिया गया है, कॉग्निजेंस लिमिटेशन चला गया है, परिसीमा काल हो गया है, काल बाधित हो गया है, तो क्या किया जाएगा? उस समय मजिस्ट्रेट कारणों को दर्ज करेगा और मामले को आगे बढ़ा सकता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, अपराध की परिसीमा की गणना किस धारा के तहत की जाती है? तो अपराध की समय की गणना की जाएगी धारा 469 में, 469 हो सकता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, धारा 469 के अनुसार अपराध की परिसीमा की गणना कब से शुरू होती है? ऑप्शन है अपराध होने की तिथि से, अपराध के बारे में जानकारी प्राप्त होने की तिथि से, अपराध के स्थान का पता लगने की तिथि से। तो तीनों ही ऑप्शन सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, 115 में धारा 470 के अनुसार यदि अपराध के दौरान कार्रवाई रुकी हो तो क्या होगा? अगर रुका हुआ है तो रुके हुए समय को परिसीमा अवधि में नहीं गिना जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, क्या सभी अपराधों के लिए सीआरपीसी में समय सीमा लागू होती है, परिसीमा लागू होती है? गंभीर अपराधों पर लागू नहीं होती है, लिमिटेशन लागू नहीं होता है, गंभीर अपराधों में लागू नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, सीआरपीसी के तहत अपराध के लिए अधिकतम परिसीमा अवधि क्या हो सकती है? अधिकतम परिसीमा अवधि क्या है? 3 वर्ष है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो ये थे टॉप मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो अक्सर एआईबी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हमने अच्छे से कवर किए हैं। इससे क्या हुआ, आपके सीआरपीसी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए और मैंने जहाँ मेरा संभव हुआ मैंने सवालों को एक्सप्लेन भी किया है, जहाँ ज़रूरत पड़ी और मैंने सवालों को एक्सप्लेन किया है। आपको बस क्या करना है, तैयारी करनी है अच्छे से। ये पूरा पीडीएफ है जिसमें पूरी ही जानकारी है। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ज्वाइन करने से आपको क्या होगा, एक तो आपको न्यू अपडेट मिलती रहेगी, साथ में स्टडी मटेरियल भी मिलेगा और जो मैं मटेरियल प्रोवाइड करवाता हूँ वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस आप अच्छे से तैयारी करो और एआईबी को क्रैक करो।
मुझसे जितनी सहायता होगी मैं आपकी सहायता करूँगा। धन्यवाद।